नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का एक नया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है गुणनखंड। तो प्यारे साथियों, हम नए किताब और नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, यानी 2024 और 25 के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि ये प्यारा चैप्टर गुणनखंड में आपको इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको दिल और दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आप भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे साथियों। लास्ट तक अगर आपने इस चैप्टर के पूरे वीडियो देख लिए, फिर आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया साथियों। बिल्कुल आसान है, लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कक्षा 8 का है, जो चैप्टर नंबर यानी प्रश्नावली 12.1 है, जिसका नाम है गुणनखंड यानी फैक्टराइज। यानी हमें इसमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, गुणनखंड। देखिए साथियों, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि गुणनखंड, इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। अब आप कहेंगे सर गुणनखंड क्या होते हैं साथियों। हम जैसे ही जो चैप्टर 5 चैप्टर 6 था, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, वहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे। वहाँ पे यानी संख्या को तोड़ना सीखा था। अगर आपने अगर वो चैप्टर अच्छे से सीख रखा है तो बिल्कुल आसान होगा। अगर नहीं भी सीख रखा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ साथियों। लास्ट तक बने रहना। चलिए इसको हल कराता हूँ। इसको हल कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ। गुणनखंड का मतलब ही है संख्या को तोड़ना, किसी भी संख्या को तोड़ना। जैसे कि अगर बात करूँ, मैं कहूँ कि आपको 64 का गुणनखंड करो, तो आप कैसे करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 32, और फिर वापस 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 16, और 2 का भाग जब तक देते जाएंगे जब तक कि 2 का पूरा पूरा जाएगा। 2 का 4, और 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, और फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। यानी देखो, हमने 64 का 64 का गुणनखंड किया, यानी अभाज्य गुणनखंड किया। तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं ना। 64 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितनी बार है, 6 बार। 2 गुना 2 गुना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के अंदर संख्या का गुणनखंड करना है। यहाँ पे आपको बीजीय व्यंजक मिलेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ पहले आपको क्या मिलते थे, सिर्फ संख्या मिलती थी, आपको डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर देते। लेकिन वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड थोड़े बड़े बड़े होते थे, यहाँ पे इजी आएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट मन में ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप ये थोड़ी करोगे ऐसे कि पहले 2 का भाग दिया, फिर 5 आया, फिर 5 का भाग दिया, 1 आया। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं साथियों कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7। ये तो आसान है साथियों। ठीक है, इसी तरीके से हम इन संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके और निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि दिए हुए पदों में सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। साथियों, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। सारव गुणनखंड क्या होता है, सारव गुणनखंड। क्वेश्चन को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा समझ लो इसके बारे में। सारव गुणनखंड, देखो जैसे कि मैं कहूँ कि 12 का गुणनखंड किया मैंने। 12 का गुणनखंड क्या होता है, हम जानते हैं 2 गुना 2 4, और 4 गुना 3, यही होता है 12 का गुणनखंड। करके देख लो। 12 का 2 का भाग दिया 6, और 2 का भाग दिया 3, और फिर 3 का भाग दिया 1, कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार आपको क्या, जैसे कि 2 संख्या ली थी ना, इसी प्रकार आप क्या करके देख लो। मैं कहूँ कि 24 का, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, बताओ। 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 24 का करके देख लो। आप कहेंगे 2 का भाग दिया 12, और फिर 2 का भाग दिया 6, और फिर वापस 2 का भाग दिया 3, और फिर वापस 3 का भाग दिया 1। कितना आया, देखो 2 गुना। एक बार ये चीज़ें समझो आप, फिर आगे आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। अब देखो, आपने दोनों संख्याओं का क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब आपको देखिए, सारव गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों के अंदर सेम हो। सारव गुणनखंड है यानी दोनों के अंदर सेम हो। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 2 तो यहाँ पे भी है, ये 2 तो यहाँ भी है, और ये 3 यहाँ भी है। यानी इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको हल करना है। बिल्कुल आसान है साथियों, आपको पूरा का पूरा समझा के रखने वाला हूँ। आपको डरना नहीं है किसी प्रकार से। ठीक है साथियों, तो देखिए ना, आगे आसान है बिल्कुल,
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले इसको बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे चलता तो आपको लगता कि सर आप तो रटा रहे हैं, लेकिन हम रट नहीं रहे, पहले समझी हुई चीज़ों को जोड़ के आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट इसने कहा है कि इसमें सारा गुणनखंड करना है, तो इसका मतलब पहले हमें दो संख्या दी गई है, एक तो 12x और एक 36। इनको लिख लो, अच्छे से लिख लो। नंबर एक तो 12x है और एक 36x है, सॉरी 36 है। इन दो संख्या को आपने इस प्रकार लिख लिया। सबसे पहले जो भी संख्या दी हो उसकी इसको इस प्रकार लिख लेना है, यानी सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना है, सारा गुणनखंड निकालना है। तो हमने क्या किया, 12x/36x लिख दिया। अब हमें इनका गुणनखंड करना है साथियों। क्या करना है, गुणनखंड। और फिर जो दोनों में सेम हो उनको हम अलग से लिखेंगे और वही इसका आंसर होगा साथियों। ठीक है, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए मैं इसे नहीं करके बताऊंगा कि आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए एक का बता देता हूं। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 का भाग दिया 6 और 2 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया 1, कितना आ गया। क्या मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3 नहीं लिख सकता, और साथ में क्या x, इसे भी गुणा में लिख दो। इतना काम तो आप कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार 36 का निकाल दो। 36 का निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9 और फिर 3 का भाग जाएगा 3 3 9 और फिर 3 का भाग जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 और साथ में कुछ नहीं है। तो बस इतना काम आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो दोनों ही संख्या को अलग अलग लिख के आपको इस प्रकार गुणनखंड कर लेना है। फिर अब आपको एक चीज ध्यान भी रखनी है, सारा गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन है उसको अलग छांट लो। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन ये 3 न तो इसमें है और न ये x इसमें है। तो सिर्फ क्या आएगा, 1 2 तो इन दोनों से आ जाएगा और 1 2 इन दोनों से आ जाएगा और 1 3 इन दोनों से आ जाएगा। क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, यानी सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12। इस तरीके से आपको साथियों हल करना है। बिल्कुल आसान भी है, बिल्कुल ईजी से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साथियों कि 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में लिख से इंटू x। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट और करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, देखो सेकंड पार्ट में है 2y और 22xy है। क्या करो, 2y और क्या है 22xy, बस वही काम कर दो, इनका अभाज्य गुणनखंड कर दो। अब देखो 2y का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा y आएगा, क्योंकि और नहीं तोड़ सकते हम। 2 का अभाज्य गुण 2 का गुणनखंड तो 2 ही होता है, इंटू y, 2 × y। लेकिन 22 का क्या कर सकते हैं हम, 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 का लिख सकते हैं हम 2 गुणा 11। देखो 22 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 11। 22 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 11, और इंटू में क्या है x और इंटू में क्या है y। अब आप कहेंगे क्या सर आपको शर्म आती है कि आप 2 गुणा 11 में तोड़ दिया। अरे मुझे शर्म नहीं आती है, मैं जानता हूँ और आपको भी सिखाया है कि पहले 2 का भाग देंगे 11 और फिर 11 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी 2 गुणा 11, इसलिए मैंने 2 गुणा 11 लिखा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो भी कॉमन आए वो इनको छांट लो। अब आप कहेंगे सर इनमें से तो 2 आ रहा है और एक y भी आ रहा है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है साथियों, बिल्कुल आसान है। जैसे ये क्वेश्चन समाप्ति के दौर पे होगा तो आपको खुद लगेगा कि सर अब तो हम कर लेंगे, ये बिल्कुल आसान है। तो देखिए साथियों आप बने रहिए, आपको इंटरेस्ट के साथ इस तरीके से समझा दूंगा कि आप मैथ को भूलने के लिए कभी भी तैयार भी नहीं होगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद पेन कॉपी रखा करो साथ में, जब तक मैं वर्ड को रफ करूं इतनी टाइम में तो इसको हल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद साइकिल नहीं चलाएंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे साथियों। तो 3 नंबर पार्ट क्या है इसका, देखो 14 PQ और क्या है 28 P² Q², 28 P² Q², बस कर दो इनका गुणनखंड। हम जानते हैं 14 को सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 लिख सकते हैं,
क्योंकि गुणनखंड करके लिख लेना 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 ही तो होता है। इंटू में क्या है P इंटू क्यू, ठीक है। 28 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 7 28, यही लिख सकते हैं साथियों। इसके अलावा क्या और कुछ लिख सकते हैं? 28 का करके देख लो, आपके अंदर कन्फ्यूज क्यों? 2 का भाग दिया 14 और 2 का भाग दिया 7 और 7 का भाग दिया 1, 2 गुणा 7 आएगा, यही तो मैंने लिखा है। इंटू पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर का मतलब पी 2 बार है तो पी गुणा पी इंटू क्यू स्क्वेयर भी 2 बार है, यानी क्यू के ऊपर 2 है तो क्यू को भी कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। और हमें क्या निकालना है? इनका सारा गुणनखंड, जो दोनों में सेम है वही इसका क्या होगा? सारा गुणनखंड होगा साथियों। एक तो 2 यहाँ से, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और 2 है क्या? इसमें 2 नहीं है। ये देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, और P इसमें भी है और इसमें भी है, Q भी दोनों में है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक तो 2 आ जाएगा यहाँ से, देखो इन दोनों में एक जोड़ा बनेगा, सिर्फ एक ही संख्या बाहर आएगी, इनसे 7 आएगा, ठीक है। और एक यहाँ से P आ जाएगा और एक यहाँ से Q आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 7 14 और P Q, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है साथियों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। आई होप कि जो भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा होगा साथियों। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 4th पार्ट नंबर। क्या है देखो, इस बार 2x 3x स्क्वेयर इंटू 4, 3 संख्या दी है तो कोई बात नहीं, इस प्रकार लिख लो 3x स्क्वेयर और 4 लिख ली भाई। अब क्या करें सर? इनका गुणनखंड यानी फैक्टर के रूप में तोड़ दो। फैक्टर के रूप में कैसे तोड़े? 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा x। 3x स्क्वेयर को लिया क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा x स्क्वेयर है तो x गुणा x, x की स्क्वेयर क्या होती है? x इंटू एक्स। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि फैक्टर करके देखो आपको तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या 4 को 2 गुणा 2 नहीं लिख सकता मैं? देखो ये अगर आपको कहीं कंफ्यूज लिखता है आप वहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ आप जानते हैं वो डायरेक्ट कर देना, क्योंकि टाइम बचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आपने कहा कि सर 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। फिर हमने क्या देखा? इसमें भी x है, क्या संख्या सही है? एक सेकंड में संख्या को चेक कर लेता हूं। तो साथियों बिल्कुल सही है, संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या आएगा? तो साथियों एक बात याद रखनी है, क्या इसको भी 1 से गुणा कर दूं मैं यहाँ पे, और इसको भी 1 से गुणा कर दूं, और इसको भी 1 से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर इसको 1 से गुणा करेंगे, जैसे कि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 2 को 1 से गुणा, क्योंकि जहां कोई भी गुणनखंड ना हो वहां पे साथ में गुणा में 1 तो जरूर होगा साथियों। एक वह संख्या है जो किसी के साथ गुणा में हम लगा सकते हैं, और जहां भी कोई गुणनखंड नहीं हो, कोई भी गुणा में संख्या नहीं हो, वहां पे 1 होती है, याद रखना। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया? 1 मिला है, हम कह देंगे यहाँ पे सारा गुणनखंड क्या है? आप कहेंगे 1 है, और यही इसका राइट आंसर है साथियों, यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखते हैं साथियों। देखिए बिल्कुल आसान सा चैप्टर है साथियों, पूरा का पूरा इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको आज के बाद ये चैप्टर क्या, आगे जब भी इस चैप्टर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको इस क्लास में पढ़ना है, इसी का लेवल आपको थोड़ा बढ़ा के आगे वाली क्लास में दे दिया जाएगा, और यकीन मानना आप आगे वाले क्लास को भी बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 5 नंबर क्या है? 6ab और क्या है 24ab स्क्वेयर। हल कर दो भाई। कैसे हल करेंगे? 6 को क्या लिख सकते हैं? आप करके नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि 2 3 6 हम जानते हैं, और गुणा में क्या है? a गुणा b। अगर आपको लगता है कि सर 6 को आपने गलत लिखा है तो आप करो ऐसे 6 को, ठीक है। 24 का करके दिखा देता हूँ। 24 का गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, और 3 का भाग दिया 1, तो कितना आया? 2 दूनी 2, 2 3 बार आए इंटू 3, और क्या है साथ में? a भी है तो a लिख दो, और इंटू b स्क्वेयर है, यानी b कितनी बार है? 2 बार, b गुणा b। बस देखो दोनों में क्या कॉमन है?
जो दोनों में कॉमन है वही सारा गुणनखंड होगा साथियों। देखिए आप कहेंगे सर 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें 3 इसमें भी तो है, ये देखो यहाँ इधर छुपा बैठा हुआ है, और ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, बी इसमें भी है और इसमें भी है। यानी क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 1 2 तो यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ से आ जाएगा गुणा में, और 1 ए यहाँ से आ जाएगा गुणा में, और 1 बी यहाँ से आ जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, और 6 को ए बी से गुणा करेंगे 6 ए बी, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 6 ए बी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। बिल्कुल आसान था, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बिल्कुल आसान था, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, इसके साथ भी हम छेड़खानी अवश्य करेंगे, क्योंकि जो पार्ट हार्ड लगता है उसको तो हम अवश्य सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है साथियों, ये है आपका 3 संख्या थी, हमने अलग अलग लिख ली। अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, सॉरी इनका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 गुणा 2 4 गुणा 2 गुणा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। और x की पावर 3 है, यानी x को 3 बार लिख दो, x गुणा x गुणा x, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, -4 है। तो एक बात बताइए दोस्तों, मैं कहूँ कि -4 है, इसको एक बार छोड़ो, अगर मैं कहूँ कि माइनस को 2 इंटू माइनस को 2 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, बताइए। चलिए 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 ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। -2 को -2 से गुणा करें तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा। अब देखो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या होगा इसका गुणनखंड, देखो -4 का गुणनखंड याद करना, एक बार तो क्या आएगा, -2 को अगर प्लस के 2 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, -4 आएगा, याद रखना। ये मत कर देना कि -2 इंटू -2 लिख सकते हैं, इसको कभी मत करना कि -2 इंटू -2 लिखेंगे, नहीं, एक बार माइनस आएगा और एक बार प्लस आएगा, -2 गुणा 2, और इंटू में x की पावर 2 है तो x को 2 बार लिख दो। इसी प्रकार 32 का करके देखो, 32 का सबसे पहले गुणनखंड करो, कर दिया सर, 2 का भाग दिया 16 आया, 2 का भाग दिया 8 आया, और 2 का भाग दिया 4 आया सर, और 2 का भाग दिया 2 आया, और फिर 2 का भाग दिया 1 आया। कितने मिले, 2 3 बार मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बारी मिले हैं, लिख दिए। और साथ में क्या है, एक अक्ष। हमें क्या निकालना है, सारा गुणनखंड। और सारा गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, आप कहेंगे सर जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा सारा गुणनखंड है। तो फटाफट देख के बता दो कि तीनों में कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। आपने कहा कि सर 1 2 तो यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है। अब आप कहेंगे सर आपने ये -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे तो था लेकिन यहाँ पे नहीं था माइनस। हमें तो जो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, जो प्योर है, शुद्ध है, उसी को तो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अब देखो, अब क्या करें भी, अब देखिए साथियों, अब अगर देखिए यहाँ पे -2 है, अगर मैं ये माइनस का 2 कॉमन लेना चाहूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या -2 को मैं ये से लिख सकता हूँ, साथ ही -1 का गुणा कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 को -1 से गुणा करूँगा -2 ही तो आएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ भी 2 बेचारा अकेला बैठा है, यहाँ भी 2 बैठा और यहाँ भी 2, एक कॉमन और उठा सकता हूँ मैं, इसलिए हम इसको -1 अलग लिख दो। माइनस को हमने कॉमन नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्लस के 2 को कॉमन लेना है, तो ले लिया साथियों। आगे क्या आया, एक अक्ष यहाँ पे बैठा है, एक अक्ष यहाँ पे बैठा है, और एक अक्ष यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यही बैठे हैं, करो इनको तीनों को हल। 1 2 तो यहाँ से आ गया, इंटू 1 2 यहाँ से आ गया, और गुणा में एक अक्ष यहाँ से आ गया, हल करो, 2 दूनी 4, 4 को अक्ष से गुणा किया 4 अक्ष, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4x। इस तरीके से साथियों इसको हल करना है, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी था। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से।
इसी तरीके से इसको हल करना था। चलिए नेक्स्ट पार्ट और इसका हल करते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है। अब तो आपको मजा आने लगा होगा साथियों, क्योंकि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपसे कहा था जैसे ही इस क्वेश्चन का समाप्ति की दौर पे होगा तो आप खुद कहेंगे कि सर हम कर लेंगे। तो इसी उद्देश्य से आपको एक होमवर्क भी दे के जाने वाला हूँ, एक होमवर्क भी दे के जाऊँगा, याद रखना। देखिए लास्ट वाला V 7th वाला क्या है, 10 PQ 20 PQR और 30 RP। इसको क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले कर दो अपना काम। अपना काम क्या है, ए बाजी गुणनखंड करना। ए बाजी गुणनखंड कर दो इनका। 10 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिखो भाई। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। इंटू में क्या है, पी को देखो 2 5 10, 2 को 5 से गुणा करते हैं 10 ही आता है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता। फैक्टर करके देखो, गुणनखंड करके देखो, यही आएगा। पी क्यू है तो पी गुणा क्यू भी कर दिया सर। अब आगे क्या करें, अब इसको भी हल करो। 20 क्यू आर है, 20 को हल करो। कैसे हल करेंगे साथियों, 20 को हल कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा अलग है, करके दिखा दो। लो भाई, 2 का भाग देंगे 10 आएगा, 2 का भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। तो 2 गुणा 5 क्या आ गया, 2 गुणा 5। और साथ में क्या है, गुणा में Q इंटू R। हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबका हिसाब किया जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार 30 का और करके देखो भाई। 30 का क्या होगा, 30 का 2 का भाग दे दो भाई, 15 आया। फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का 2, 3 का भाग दिया 5, और फिर 5 का दे दो 1। क्या आया, लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5, और साथ में क्या है R इंटू P। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। सबसे पहले इनका अलग अलग गुणनखंड किया और इसको अलग अलग गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है जो तीनों में है। एक तो सर यहाँ पे बैठा है, 1 5 यहाँ पे बैठा है, ठीक है सर। एक अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ से 1 2 आ जाएगा, इंटू 1 5 यहाँ से आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। 2 5 10, और यही इसका सारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना था। क्या हो जाएगा, 10 इसका सारा गुणनखंड हो जाएगा। तो साथियों ये था इसका पार्ट नंबर 7, ठीक है। इसका एक पार्ट और बचाता है, वो मैं आपको लिखा देता हूं साथियों। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड का टाइम देना बस। देखो 3x² y³ देखिए लास्ट वाला पार्ट क्या है, 3x² y³, अलग अलग लिख देता हूं संख्या। और क्या है, 10x³ y², 10x³ y², 6x² y² z, 6x² y² z। ये 3 संख्या साथियों। अब आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अब क्या करना होगा, अब आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है, मैंने आपको कहने पर मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझाया, और जैसा मैंने कहा कि लास्ट में आप खुद कहेंगे सर हम अब कर लेंगे, तो वैसी मैंने कंडीशन भी पैदा की। लेकिन अब आपको एक कहना मेरा भी मानना होगा, इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, कराने को तो मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं करा दूंगा। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अब मैं खुद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको खुद ये होमवर्क के रूप में करना है। तीनों संख्या को आपको फैक्टर के रूप में तोड़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सी संख्या सारा गुणनखंड है, वो आपको बताना है। यहाँ से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, साथी जरूर देंगे। जो साथी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे वो यकीन मानना उन सभी से अलग होंगे, और मेरी आज की कही हुई बात याद रखना, वो सबसे आगे जाएंगे साथियों।
क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उनके कुछ करने के अंदर जिज्ञासा है। जो साथी ऐसा करेगा, यकीन मानना मेरी कही हुई बात सच जाएगी। ठीक है, ऐसा काम जरूर करना, कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे, आशा करता हूं। और साथियों साथ में ये बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, अगर दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट ही मुझे प्रेरणा देता है आपके लिए प्यारी सी वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब तक के लिए बने रहिए अपनी जोरों शोरों की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।